नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर आज ही हुआ है और ये क्वेश्चन पेपर है संस्कृत साहित्य का। संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर का। मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय का मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर है। मेरे पास आए, गुरुजी इसको सॉल्व करवा दीजिए। अच्छा, सॉल्व करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मां शाकुंभरी वाले बच्चे मिला भी लेंगे और ये इंपॉर्टेंट होगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए, इंपॉर्टेंट होगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए, इंपॉर्टेंट होगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, इंपॉर्टेंट होगा आपका मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के लिए, इंपॉर्टेंट होगा छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के लिए, इंपॉर्टेंट होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, इंपॉर्टेंट होगा एमजीपीआरयू बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए और ऐसे तमाम प्रकार के अन्य विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से 100 एमसीक्यूज के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, संस्कृत बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको काव्यशास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75 नंबर का ये पूर्णांक है, 2 घंटे का समय दिया गया था। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चंस को बताते हुए। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको ऐसे तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत व अप्रस्तुत का एक ही धर्म से संबंध होना क्या है? ये अपनहुति है, निदर्शना है, दीपक है या दृष्टांत है? तो प्रस्तुत व अप्रस्तुत का एक ही धर्म से संबंध होना ये दीपक कहलाता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रस्तुत, प्रस्तुत माने होता उपमेय यानी जो प्रस्तुत है, अप्रस्तुत का मतलब होता है उपमान। तो उपमेय और उपमान दोनों का एक ही साधारण धर्म होता है, क्रिया या गुण के साथ संबंध दिखाता है। तो वहां पर दीपक अलंकार आपको दिखाई पड़ता है। दीपक एक अलंकार है तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। जैसे एक दीपक घर की सभी वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करता है दोस्तों, वैसे ही यह अलंकार एक ही धर्म में उपमेय उपमान को जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों को जोड़ देता है। ऐसे अलंकार को दीपक अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर बगल में आपका चौथा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसी के साथ में हम इसको भी देख लेंगे। प्रश्न है, कौन से छंद के द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं? दोस्तों, कौन से छंद के द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं? तो आर्या छंद के। कौन से छंद के द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं? तो आर्या छंद के द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आर्या छंद जो है एक मात्रिक छंद है जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 18-18 मात्राएं इसमें होती हैं। ठीक है, सॉरी, दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में जो हो जाएगी मात्राओं की संख्या वो केवल 15 रहेंगी। इस तरीके से ये होता है एक मात्रिक छंद आर्या नाम का। ठीक है, तो द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं। अब देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन भी इसी के साथ। इंद्र ब्रजा और उपेंद्र ब्रजा मिश्रित छंद होता है। 5वां नंबर, इंद्र ब्रजा और उपेंद्र ब्रजा मिश्रित छंद होता है किसका? ये उपजाति छंद का, बिल्कुल ठीक है। जब किसी पद के कुछ चरणों में इंद्र ब्रजा हो और कुछ में उपेंद्र ब्रजा, इन दोनों छंदों के लक्षण मिलते हो, ऐसे छंद को दोस्तों मिश्रित छंद को ऐसे को उपजाति छंद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, यमाता राज भानसलगा सूत्र संबंधित है। बड़ा ही फेमस सूत्र है ये। ठीक है, यमाता राज भानसलगा ये सूत्र संबंधित है छंद से। किससे संबंधित है? छंद से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। यह छंद शास्त्र का मूलभूत सूत्र माना जाता है। इसका उपयोग गण यानी कि लघु और गुरु का समूह पहचानने के लिए किया जाता है। इस सूत्र में आप देखते हैं यमाता राज भानसलगा, इस सूत्र के माध्यम से जो है 8 गण इकट्ठा होते हैं। मतलब इसमें 8 गण होते हैं। कौन कौन से? जैसे यगण, मगण, या से यगड़ हो गया, माँ से मगड़ हो गया, ता से तगड़ हो गया, रा से क्या हो गया आपका? रा से रगड़ हो गया, जा से जगड़ हो गया, ठीक है, भा से आपका भगड़ हो गया, ना से नगड़ हो गया, सा से आपका सगड़ हो गया, फिर ला से लगड़ हो गया और फिर गा से आपका क्या बनता है दोस्तों? गा से क्या बन जाता है आपका? गा मतलब होता है यहाँ पर तो सगड़ हो गया,
सगड़ के बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर देखें ला का अर्थ लघु होता है और गा का अर्थ गुरु होता है, यानी कि यहाँ पर लगा जो शब्द है ला माने लघु और गा माने गुरु। ठीक है, बाती यमाता राजभान, यमाता राजभानस लगा, तो यहाँ पर देखें या माने यम यगड़, मा माने मगड़, ता माने तगड़, रा माने रगड़, जा माने जगड़, भा माने भगड़ और ना माने नगड़ और सा माने सगड़। ठीक है, ये 8 हो गए। अब बच्चे आपके ला और गा, ला मतलब होता है लघु मात्रा और गा माने होता है गुरु। ठीक है, तो ये सब मात्राओं के दो, तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है छंदों में कुल कितने गण होते हैं। दोस्तों छंदों में गण की अगर बात की तो गण 8 होते, मैंने आपको बता ही दिया, अभी गिनाया हुआ है कौन कौन से होते हैं। यगण, यगण की अगर बात की दोस्तों यगण, यगण में क्या होता है, एक लघु मात्रा होती है और 2 गुरु मात्राएं होती हैं। मगड़ दूसरा होता है मगड़, मगड़ की अगर बात की जाए तो इसमें तीनों जो होता है गुरु गुरु मात्राएं होती हैं। तगड़ की अगर बात की है दोस्तों लिख लीजिए तगड़, तगड़ की अगर बात की है तो 2 गुरु मात्राएं और एक लघु मात्रा लास्ट में होती है, इस तरीके से बनता है तगड़, वहां पर होगा। रगड़ की अगर बात की, रगड़ कहाँ पर होगा, जहां पर कुछ पहली मात्रा गुरु की होगी, फिर लघु मात्रा, फिर गुरु मात्रा, तो रगड़ बनेगा। और जगड़ की अगर बात की दोस्तों जगड़, ठीक है, जगड़ कैसे बनेगा, जगड़ में होता है ये दोस्तों पहले आपका जो है लघु मात्रा, फिर गुरु मात्रा, फिर लघु मात्रा, ये इस तरीके से बनता है। इसके अलावा आगे आगे देखते हैं, भगड़ एक होता है आपका भगड़, भगड़ की अगर बात की दोस्तों तो भगड़ जो होता है पहले गुरु मात्रा बाद में 2 लघु मात्राएं होती हैं। नगड़ की अगर बात की जाए तो नगड़ में आप देखेंगे तीनों मात्राएं गुरु जो है लघु होती हैं। और अगर सगड़ की बात की जाए लास्ट वाले की, तो सगड़ में दोस्तों क्या होता है, इसमें 2 लघु मात्राएं और लास्ट में 1 गुरु मात्रा होती है सगड़। इस तरीके से 8 गण होते हैं जो छंदों में होते हैं। ठीक है, यह माता राजभान सलगा मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यह माता राजभान सलगा, तो ये इसके माध्यम से आप याद कर लीजिएगा इसको। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, छंद का प्रकार है इनमें से, छंद का प्रकार कौन सा दोस्तों, छंद का प्रकार है देखिए मात्रिक और वार्णिक 2 प्रकार के छंद होते हैं, ये बात आप ध्यान, मुख्य रूप से 2 प्रकार के छंद होते हैं, पहला है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं की गिनती करी जाती है, जैसे कि दोहा छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, तो हो गया। वार्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, जिसमें वर्णों और गणों की संख्या गिनी जाती है, जैसे कि इंद्र प्रजा छंद हो गया, ये आपका वार्णिक छंद है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है 4th सेमेस्टर संस्कृत का, तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस प्राप्त जो है जमा करके 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपका जो भी जो है क्वेश्चन पेपर भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी में होता है तो आप क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास सेंड कर देंगे, तो उसको भी साल में करवा दूंगा। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे तरह लिख करके भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप 100 रुपये फीस जमा करेंगे आपके पास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, लाइव क्लास की लिंक भी उसमें आपको मिलती रहेगी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स बहुत सारा पीडीएफ नोट ऑब्जेक्टिव वाला मिल जाएगा, जिसमें आपको विथ आंसर शीट मिलेगा। बाकी वीडियोस आप यूट्यूब पर देख पाएंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का और को करिकुलर का सभी का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं, हमारे सारे बच्चे जुड़ सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन पेपर है इसकी भी सॉल्यूशन मैं आंसर की मैं दे दूंगा, ठीक है, आपको साथ पीडीएफ नोट्स के साथ, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 7वां क्वेश्चन से, संभाषण संदेश क्या है। संभाषण संदेश दोस्तों क्या होता है। संभाषण संदेश बंगलौर से प्रकाशित होने वाली एक अत्यंत प्रसिद्ध संस्कृत की पत्रिका थी, एक मासिक पत्रिका थी, 1 महीने में प्रकाशित होती थी। तो एक पत्रिका थी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संभाषण संदेश जो है एक पत्रिका थी, संस्कृत भारती संस्था के द्वारा इसको प्रकाशित करवाया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन से बगल में दिया हुआ है, प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पत्रिका का नाम बताइए। 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संस्कृत पत्रिका का नाम क्या है। विश्व संस्कृतम, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। विश्व संस्कृतम होशियारपुर पंजाब में पड़ता है, वहीं से प्रकाशित होती थी, एक प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है, जिसका प्रसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के बीच में होता है। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन बगल में ही दिया हुआ है, दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। 11 नंबर, दैनिक समाचार पत्र में इनमें से देखेंगे सुधर्मा जो है दोस्तों, ये दैनिक समाचार पत्र है, प्रतिदिन प्रकाशित होता था सुधर्मा। विश्व का एकमात्र संस्कृत का दैनिक पत्र समाचार पत्र माना जाता है इसको, जो मैसूर यानी कर्नाटक से प्रकाशित होता है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1970 में, वरदराज अयंगर ने इसकी शुरुआत करी थी, सुधर्मा नाम के दैनिक समाचार पत्र की, जो संस्कृत भाषा का एकमात्र पत्र था। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे,
प्रश्न है, संस्कृत में प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम इनमें से क्या है? संस्कृत में प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम है संभाषण संदेश। संभाषण संदेश जो है दोस्तों, ये जो है संभाषण संदेश ही मुख्य मासिक पत्रिका है जो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जानी जाती है। ये पत्रिका भारत मतलब संस्कृत भारती एक संस्था थी, उसके द्वारा प्रकाशित हुआ करती थी। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, संस्कृत पत्रिका का नाम, 9वां नंबर प्रश्न, संस्कृत पत्रिका का नाम इनमें से सुधर्मा, संस्कृत विमर्श और भारती, ये तीनों जो हैं संस्कृत पत्रिकाएं ही हैं। ऊपर के तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधर्मा दैनिक समाचार पत्र था, संस्कृत विमर्श और भारती ये सभी संस्कृत की पत्रिकाओं के ही नाम है, पत्रकारिता मतलब पत्रकारी की ही है। 12 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत में प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रम कौन सा है? संस्कृत में प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? उसका नाम है वार्तावली। वार्तावली की अगर बात की जाए तो डीडी न्यूज, आप एक चैनल आता था पहले जब एंटीना वाला होता था, तो उस पर डीडी न्यूज एक चैनल आता था, उस पर प्रकाशित होती थी संस्कृत में जो है दूरदर्शन पर कार्यक्रम होता था, जो है समाचार पत्र के माध्यम से। एक साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका कार्यक्रम था ये, जिसमें समाचार और संस्कृत की गतिविधियां दिखाई जाती थी, वार्तावली नाम था उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, शब्दगत अलंकार है। शब्दगत अलंकार इनमें से क्या है? यमक अलंकार, अनुप्रास या श्लेष? अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक यमक यमक, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, यहाँ पर शब्दों के चमत्कार होता है। अनुप्रास, तरन्य तनुजा तटतमाल तरबर पहुंचाए, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बहुत अधिक मात्रा में। श्लेष अलंकार, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी मोती मानुष चुन। तो यमक, श्लेष और अनुप्रास शब्दों के माध्यम से कविताओं में ये चमत्कार पैदा करते हैं, इसलिए शब्द अलंकार है। तो शब्दगत अलंकार ये तीनों होते हैं दोस्तों, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तीनों शब्द अलंकार है, क्योंकि इनका चमत्कार शब्दों के प्रयोग पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, शब्द श्लेष कितने भेद होते हैं? शब्द श्लेष के कितने भेद होते हैं दोस्तों? शब्द श्लेष के कितने भेद होते हैं? शब्द श्लेष के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मुख्य रूप से शब्द श्लेष के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सभंग श्लेष, जहां शब्द को तोड़ने पर अर्थ निकलता है, उसी को सभंग कहते हैं। और दूसरा होता है अभंग श्लेष। अभंग माने होता है बिना तोड़े ही अर्थ निकल जाए। ठीक है, तो सभंग और अभंग 2 श्लेष होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न, प्रकृति श्लेष किसका भेद है? प्रकृति श्लेष ये शब्द श्लेष का ही भेद है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रकृति श्लेष शब्द श्लेष के अंतर्गत वर्ण, पद, लिंग, प्रकृति, प्रत्यय आदि के आधार पर 8 भेद भी माने जाते हैं, जिनमें प्रकृति श्लेष जो है शब्द श्लेष का ही एक प्रकार है। जैसे वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति श्लेष, प्रत्यय श्लेष, ये सब श्लेष शब्द के ही प्रकार हैं। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन बगल में दिया है, रजो वृंद बिंदन कीरति मकरंद दिस दिस में कौन सा अलंकार है? रजो वृंदम बिंदन कीरति मकरंदम दिसी दिसी, इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार एक ही क्रम में, रजो वृंदम बिंदनम, दा बिंदम बिंदनम, किराति मकरंदम, दम दम, तमाम सारे हो गए। दिसी दिस, दा व्यंजन वर्णों की आवृत्ति कई बार आपको दिख रही है। अनुप्रास अलंकार साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो है आधा ना और दा वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, सासुरीभिम सुरीभम सुमनो भरई, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आप देखते हैं सासुरीभम सुरीभम, 2 बार सुरीभम सुरीभम शब्द का प्रयोग हुआ दोस्तों। सुरीभम शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, और प्रत्येक बार जब हुई इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार आपको, जिसे कनक कनकते सौगनी 2 बार जोड़ा में आता है, ऐसे ही यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। सुरीभम सुरीभम में यमक अलंकार है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ, यहाँ विधौ शब्द का क्या अर्थ है? 18 नंबर बताएंगे। प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ, यहाँ विधौ का अर्थ क्या है? विधौ माने होता दोस्तों, विधौ शब्द श्लेष अलंकार में है, इसके 2 अर्थ हैं। यहाँ पर एक अर्थ होता है विधौ का भाग्य, ठीक है, और दूसरा एक अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि चंद्रमा, जब चंद्रमा अस्त हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? विधौ कहते हैं। और एक होता है भाग्य, जब भाग्य प्रतिकूल होता है उसी को हम विधौ कहते हैं, यानी कि इसका दोनों अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से, तगड़ में आने वाली मात्राएं बताइए।
तगड़ में मैंने तगड़ यगड़ जगड़ सबके बारे में बता दिया था। तो तगड़ में आने वाली मात्राएं दो आपका लघु होगा शुरुआत में, और एक जो होगा आपका जो है मतलब कि दो गुरु होगा और एक लघु होगा। यमाता राज भार सलगा के सूत्र के अनुसार तगड़ जो होता है तराज, तगड़ माने तराज, तो तराज में दो मात्राएं जो होंगी, पहली वाली वो गुरु मात्राएं होंगी। ताराज ऐसे यहाँ पे ताराज, हिंदी में अगर देखें ताराज, दो मात्राएं में बड़ी की मात्रा तो ये लगेगा, बड़ी की मात्रा एक यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए। तो इसमें पहली दो मात्राएं गुरु और अंतिम लघु मात्रा होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, वंशस्थ छंद का लक्षण इनमें से बताएं। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ जरौ। जतौ जरौ जो है वंशस्थ छंद का लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। वंशस्थ छंद का लक्षण है वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ। इसमें क्रमशः आप देखते हैं जगड़ तगड़ जगड़ और फिर रगड़ होते हैं, कुल मिलाकर के 12 वर्ण होते हैं वंशस्थ छंद के लक्षण। 23 नंबर क्वेश्चन से, चार यगड़ वाला कौन सा छंद होगा। चार यगड़ जिसमें आ जाए उसका मतलब है वो छंद कौन सा है जिसमें चार भुजंग प्रयात छंद जो होता है दोस्तों, उसके प्रत्येक चरण में चार यगड़ होते हैं, यानी कुल 12 वर्ण होते हैं, चार यगड़ होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये होता है भुजंग प्रयात छंद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बगल में ही प्रश्न दिया हुआ है 20 नंबर, देखें 24 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिएगा। मदाक्रांता छंद के लिए कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है। मदाक्रांता छंद के लिए जो ग्रंथ प्रसिद्ध दोस्तों उसका नाम है मेघदूत। मेघदूत जो है महाकवि कालिदास की रचना है। संघर्ष मतलब मेघदूत संपूर्ण रूप से मदाक्रांता छंद में ही लिखा गया है। मदाक्रांता को विप्रलंभ श्रृंगार के लिए सर्वश्रेष्ठ छंद माना जाता है। तो विप्रलंभ श्रृंगार की जहां पर बात होगी वहां पर मदाक्रांता छंद संस्कृत में अधिकतर मात्रा में आता है, इसीलिए मेघदूत में आप देखेंगे मदाक्रांता छंद के लिए प्रसिद्ध ये ग्रंथ है। 20 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों प्रश्न है, विसर्ग से युक्त वर्ण निम्न में से किस प्रकार का होता है। विसर्ग से युक्त वर्ण निम्न में से किस प्रकार का होता है दोस्तों। तो विसर्ग से युक्त जो वर्ण होता है ये दीर्घ होता है। कैसा होता है, दीर्घ होता है। छंद शास्त्र के नियम के अनुसार अगर देखें, यदि किसी लघु वर्ण के साथ विसर्ग लगा हुआ है तो वह वर्ण गणना में गुरु यानी दीर्घ मात्रा वहां पर लगेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, तो जगो जगा तो जगोगा किस छंद के लक्षण में आता है। तो जगोगह किस छंद के लक्षण में आता है। तो ये जो है लक्षण है इंद्रव्रजा छंद का। इंद्रव्रजा छंद का जो लक्षण है दोस्तों, स्याद इंद्रव्रजा यदि तो जगोजा जगोगा, ये इसका है। इसका अर्थ होता है जिसमें दो तगड़ होते हैं, एक जगड़ होता है और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है इंद्रव्रजा छंद। ठीक है, आगे 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है महाकवि बाण, प्रश्न है महाकवि बाण रचित चंडी शतक में प्रयुक्त एकमात्र छंद कौन सा है। 25 नंबर देखेंगे प्रश्न, महाकवि बाण भट्ट के द्वारा रचित चंडी शतक जो रचना है उसमें एकमात्र छंद का प्रयोग किया गया, उस छंद का नाम है दोस्तों श्रृंगधरा छंद। श्रृंगधरा छंद का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बाण भट्ट की रचना है चंडी शतक, उसमें मुख्य रूप से कौन से छंद का प्रयोग है, श्रृंगधरा छंद का। ठीक है, यह 21 वर्णों का छंद होता है, कौन, श्रृंगधरा छंद। अगला 26 नंबर क्वेश्चन से, विश्वनाथ के पिता का क्या नाम था। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ जो है इनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण, जो हिंदी मतलब संस्कृत काव्यशास्त्र की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है साहित्य दर्पण। तो विश्वनाथ की जो पिताजी का नाम था उनका नाम था चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर इनके पिताजी का नाम है आचार्य विश्वनाथ के। ठीक है, स्वयं एक महान विद्वान थे चंद्रशेखर जी भी, और विश्वनाथ तो उनके जाहिर सी बात है बड़े विद्वान। विश्वनाथ के द्वारा रचित महाकाव्य इनमें से कौन सा है। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा रचित महाकाव्य पूछा गया दोस्तों। साहित्य दर्पण तो उनकी रचना है काव्यशास्त्र की, लेकिन विश्वनाथ आचार्य विश्वनाथ ने न केवल काव्यशास्त्र से ही संबंधित ग्रंथ लिखे बल्कि और भी ग्रंथ लिखा। महाकाव्य में उनका राघव विलास सबसे फेमस महाकाव्य है। ठीक है, साहित्य दर्पण उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है दोस्तों, महाकाव्य नहीं है, इसीलिए ये ग्रंथ आंसर हो जाएगा। राघव विलास इनकी रचना है, एक महाकाव्य की रचना है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर, कुबलाश्चरित, कुबलाश्चरित किस भाषा का ग्रंथ है। तो कुबलाश्चरित ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है दोस्तों। मतलब इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो कुबलाश्चरित ग्रंथ को लिखा है आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, प्राकृत भाषा की रचना है दोस्तों, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने लिखा है, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा, डी ऑप्शन। आचार्य विश्वनाथ किस धर्म के मतानुयायी थे। 27 नंबर, विश्वनाथ जी जो थे आचार्य विश्वनाथ ये वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी हिंदू धर्म सनातन धर्म को। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में मंगलाचरण में भगवान विष्णु की स्तुति करी है।
ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन से पुष्पमाला किसकी की रचना है? पुष्पमाला, पुष्पमाला भी आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक काव्य रचना है। 31 नंबर कुबलस चरित किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये प्राकृत भाषा का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुबलस चरित जो ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। आचार्य विश्वनाथ ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने बहुत सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं। आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और बी करेकर, उन दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्वनाथ के द्वारा रचित नाटिका इनमें से कौन सी है? आचार्य विश्वनाथ। 32 नंबर, विश्वनाथ के द्वारा रचित नाटिका प्रभावती परिणय। बिल्कुल, प्रभावती परिणय जो रचना है ये एक नाटिका है। आचार्य विश्वनाथ ने प्रभावती परिणय नामक नाटिका की रचना करी है। रत्नावली हर्ष की और कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की, मतलब कि हर्षवर्धन की रचना है। और कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। 35 नंबर को, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? नाट्यशास्त्र में दोस्तों 36 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र को लिखा किसने है? नाट्यशास्त्र को आचार्य भरत मुनि ने लिखा है। 36 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रीतिरात्मा काव्यस्याः यह किस चिंतक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आचार्य बामन जो थे रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। रीति संप्रदाय की स्थापना की थी आचार्य बामन ने। उन्होंने इस प्रसिद्ध सूत्र को दिया था और कहा कि रीति ही काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्याः, आचार्य बामन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना विश्वनाथ के द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से आचार्य विश्वनाथ ने कौन सी रचना इनमें से नहीं लिखी? प्रश्न ये पूछा गया है। 33 नंबर देखिए, काव्य प्रकाश दर्पण पुस्तक किसकी है? काव्य प्रकाश दर्पण की अगर बात की है दोस्तों तो ये जो है, और प्रशस्ति रत्नावली चंद्रकला ये आचार्य विश्वनाथ की रचना। अवंती सुंदरी जो रचना है ये इनकी रचना नहीं, बाकी ये रचना इनकी है। प्रशस्ति रत्नावली और चंद्रकला तीनों रचनाएं हैं आचार्य विश्वनाथ की, जबकि अवंती सुंदरी रचना इनकी नहीं है। तो फिर किसकी है अवंती सुंदरी? अवंती सुंदरी कथा रचना लिखी है आचार्य दंडी, जो बड़े अच्छे काव्य शास्त्री माने जाते हैं संस्कृत के। दंडी की रचना है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न, साहित्य दर्पण में कितने प्रतिच्छेद हैं? बताएं। साहित्य दर्पण जो कि रचना किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य दर्पण। 10 परिच्छेदों में बटा हुआ है ये, ध्यान रखें। 10 परिच्छेद मतलब चैप्टर। ठीक है। इसमें काव्य के स्वरूप के बारे में, काव्य का दोष क्या है, काव्य के गुण क्या है, अलंकार, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया है। काव्य अलंकार ग्रंथ का संबंध किससे है? बताएं। काव्य अलंकार ग्रंथ का संबंध किससे है? अलंकारों से है। काव्य अलंकार में अलंकारों को लेकर के बात करी गई है। काव्य अलंकार जो रचना है किसने लिखा है? इसको लिखा आचार्य भामह। भामह जो थे अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है। काव्य शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है काव्य अलंकार, जिसको लिखा है आचार्य भामह ने। ठीक है। काव्य के लक्षण और अलंकारों का विवेचन करना इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन से, 8 अक्षर वाले पाद किस छंद में आते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, 8 अक्षर वाले पाद किस छंद में आते हैं? तो आते दोस्तों अनुष्टुप छंद में। कौन से छंद में? अनुष्टुप छंद। संस्कृत साहित्य में अगर देखेंगे दोस्तों, अनुष्टुप छंद सबसे प्रचलित छंद है, सबसे प्रसिद्ध छंद है। प्रत्येक चरण में पाद, मतलब प्रत्येक चरण, चरण मतलब पाद। ठीक है। तो प्रत्येक चरण या पाद में 8 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। ठीक है। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। और पूरे श्लोक में कुल मिलाकर के 32 वर्ण आपको मिल जाएंगे। ठीक है। कितने वर्ण मिल जाएंगे? 32 वर्ण। इसका लक्षण है, श्लोके षष्टम गुरु श्रेयम सर्वर्थ लघु पंचमम द्विचतुष्पादोस योरहर्षम सप्तमम दीर्घमान्यो। ठीक है। ये इसका श्लोक सूत्र बयां करता है। 8 अक्षर वाले चरण जो होते हैं खास करके अनुष्टुप छंद में होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 3 जो गुरु की मात्राएं होती हैं कौन से गण में होती हैं? 3 गुरु मात्राएं दोस्तों अगर किसी में आपको दिखेंगी तो मगड़ में दिखेंगी। किसमें? मगड़ में। या माता राजभान सलघा आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया शुरुआत में ही। तो 3 गुरु मात्राएं छंद शास्त्र में जो दीर्घ, ये यश का चिन्ह होता है, ये दीर्घ चिन्ह माना जाता है। ठीक है। गुरु चिन्ह को दर्शाता है। मगड़ में तीनों वर्ण गुरु ही होते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है? माँ, ता और रा। माँ तारा ये मगड़ बनता है जाकर के। या माता राजभान सलघा में, सलग में ये आप देखेंगे, अगर इसके अनुसार देखें तो मगड़ में आकर जाकर के माँ गा ड़ा, ये बता माता रा। ठीक है। इसमें तीनों आप देखती बड़ा बड़ी मात्रा है, तो ये तीनों आपका क्या बन जाएगा? तीनों आपकी गुरु मात्राओं से बनता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन से, पत्र के अंत में अपने से छोटों के लिए क्या लिखना चाहिए? पत्र के अंत में अपनों से छोटों के लिए शुभाकांक्षी लिखना चाहिए। शुभ आकांक्षी।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द ज़्यादा बेटर होता है, शुभाकांक्षी, शुभ चाहने वाला या शुभ चिंतक। भावदीय औपचारिक पत्रों में प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन से द्रुत द्रुत विलंबित छंद होता है, उसमें वाक्य विन्यास किस प्रकार का होना चाहिए? द्रुत विलंबित छंद में वाक्य विन्यास पहले धीरे फिर तेज होना चाहिए, पहले धीरे फिर तेज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले धीरे फिर तेज। द्रुत विलंबित छंद के नाम से ही इसका अर्थ छिपा हुआ। द्रुत माने होता है तेज और विलंबित का मतलब होता है धीमे, यानी पहले खूब तेज फिर धीरे, पहले धीरे फिर तेज। द्रुत, द्रुत माने तेज और फिर विलंबित, यानी इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ड होते हैं, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ ऐसे करके। ठीक है, द्रुत विलंबित यानी पहले धीरे फिर तेज। ठीक है, पहले धीरे फिर तेज। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न सरसिज मनु वृद्धिम शैवलेन नपि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्यम लक्ष्मी तनोति। एक पंक्तियों में, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में दोस्तों मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रसिद्ध श्लोक महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। मालिनी छंद में प्रत्येक पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं और इसका जो गढ़ विन्यास होता है वो कैसा होता है? ना ना मा मा, ना ना मा या। ठीक है, क्या होता है? ना ना मा या, इस तरीके से। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है। श्रीमान पत्र में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? श्रीमान, श्रीमान पत्र में किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अधिकारी के लिए श्रीमान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। श्रीमान या श्रीमन एक सम्मानजनक संबोधन है जो औपचारिक पत्राचार में उच्च अधिकारी जो होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनके लिए लिखा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है। अत्र साम तत्रास्तु का क्या अर्थ है? अत्र साम तत्रास्तु का अर्थ होता है यहाँ सब ठीक है, वहां भी सब मंगल होगा। अत्र साम तत्रास्तु, इसका अर्थ है यहाँ सब ठीक है, वहां भी सब मंगल होगा, आशा है। संस्कृत पत्रों में कुशल क्षेम पूछने का एक पारंपरिक तरीका होता है। अत्र साम तत्रास्तु, यहाँ सब ठीक। अत्र माने मतलब यहाँ, सब माने मतलब यानी कल्याण कुशल, और तत्रास्तु का मतलब तत्र धनस्तु। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ सब ठीक है, वहां सब भी मंगल होगा, सी ऑप्शन। 47 नंबर को विद्या विहीना पशु, विद्या विहाना विहीना नरा पशु भी समान वाक्य लिया गया है, बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्या विहीना पशु वाक्य लिया गया है, कहाँ से लिया गया दोस्तों? नीति शतक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नीति शतकम रचना किसकी है? भर्तृहरि की है। ठीक है, और उसमें बताया गया है कि जिस मनुष्य के पास विद्या तप और ज्ञान नहीं है वह पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में साक्षात पशु के समान है। ठीक है, बिना पढ़ा नर पशु कहावे, वही वाली हाल है। 48 नंबर क्वेश्चन से अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथेवचा किस धर्म का ध्येय वाक्य है? बताएं, अहिंसा परमो धर्मा किस धर्म का ध्येय वाक्य है? तो जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो सनातन धर्म के महाभारत में भी वर्णित है, ये गीता का श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथेवचा। लेकिन अहिंसा परमो धर्मा के मार्ग पर चलने वाला जो धर्म माना जाता है वो जैन धर्म भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका मूल ध्येय जो है यही है कि अहिंसा, किसी भी जीव को नहीं मारते हैं लोग। जैन धर्म के लोग जैसे अगर उनके ऋषि मुनि चलते भी आगे पीछे तो वो जो क्या नाम है, जो मोरपंख होता है उससे झाड़ते रहते ताकि एक भी जीव की हत्या ना हो पाए इनकी वजह से। 45 नंबर, निबंध के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? निबंध के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं निबंध के? 3 भेद, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। कुछ विद्वान विवरणात्मक निबंध भी जोड़ते हैं, लेकिन मुख्य 3 ही हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वैसे 46% पहले देखेंगे। विचारात्मक निबंध के निबंध में विषय होता है। विचारात्मक निबंध के विषय की अगर बात की तो अमूर्त विचारों पर निबंध लिखे जाते हैं, अमूर्त विचारों पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि और तर्क की प्रधानता होती है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति या किसी सूक्ष्म या अमूर्त समस्या पर गहराई से एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन से कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचना कहाँ से उद्धृत है? जाहिर सी बात है गीता का ही श्लोक है ये। कर्मणे वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचना, गीता से श्लोक लिया गया है।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है ये। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, ठीक है, फल देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे दोस्तों, देखिएगा सभी लोग। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रस्फुष्टम सुंदरम साम्य में ये सामुप्यमेति भधीयते में साम्यता निम्न पदों में है, किस पदों में? 50 नंबर। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यमुप्यमेत्य भीधीयते में साम्यता निम्न पदों में है, किसमें है? प्रस्तुत अप्रस्तुत उपमेय उपमान दोनों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आचार्य मम्मट और अन्य आचार्यों के अनुसार उपमा अलंकार में प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत यानी उपमान के बीच सुंदर समानता दिखाई जाती है। तो यहाँ पर आपका प्रस्तुत अप्रस्तुत उपमेय उपमान बात एक ही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर। उभयगत उपमा से क्या तात्पर्य है? उभयगत उपमा का मतलब होता है क्रिया व गुण युक्त होना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जहां उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता क्रिया और गुण दोनों के आधार पर दिखाई जाए उसे की उभयगत साम्य कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन से उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए आवश्यक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए संभावना जरूरी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संभावनम उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य सामेन यत, यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मन्ये, संके, ये सब शब्द जो है शामिल होते हैं। अगला 51 नंबर क्वेश्चन से उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं? उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं? तो 4 अंक होते हैं उपमा अलंकार के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय जिसकी तुलना हो, दूसरा होता है उपमान जिससे तुलना की हो, तीसरा होता है साधारण धर्म समान गुण वाला, चौथा होता है उपमावाचक यानी कि जैसे यु यथा सम, ये सब शब्द। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न आपका क्या चुका दोस्तों? प्रश्न है आपका अध्यवसाय का क्या अर्थ है? अध्यवसाय का दोस्तों क्या अर्थ होता है? अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चयात्मक ज्ञान। निश्चयात्मक ज्ञान ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। काव्य शास्त्र में अध्यवसाय का मतलब होता है उपमेय को पूरी तरह निगल कर उपमान का अभेद स्थापित करना। यह अतिशयोक्ति अलंकार का मूल आधार होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है कारण के बिना कार्य होने का वर्णन क्या कहलाता है? जब कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होता है उसी को विभावना अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जहां कारण ना होने पर भी कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चलाए सुनए बिनु काना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक ताबड़ जोगी। यानी कि जैसे बिन पद चले सुने, बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना मुंह के खा रहे हैं, यानी कि बिना, जब कभी भी कारण ना होने पर कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर उपमावाचक शब्द कौन सा है इनमें से? उपमावाचक शब्द इनमें से कौन सा दोस्तों? देखिए यु यथा तुल्य ये तीनों जो है उपमा दिखाते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। संस्कृत में दूरदर्शन पर दैनिक समाचार बुलेटिन का नाम क्या है? बताएंगे। संस्कृत में दूरदर्शन पर दैनिक समाचार बुलेटिन का नाम है संभाषण संदेश। संभाषण संदेश यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि विकल्पों में संस्कारम लिखा है लेकिन प्रसिद्ध बुलेटिन वार्ता इनमें से कहा जाता है। जो रहा है संस्कृत का वार्ता चलता रहा है। विकल्पों के आधार पर शुभ प्रभातम या संस्कारम में से जो है चयन करना कठिन है, पर वार्ता सही नाम है। यानी विकल्पों में इसमें से कोई संस्कारम इसको कह सकते हैं दैनिक, तो इनमें से सुप्रभातम हो सकता है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, या फिर सी ऑप्शन संस्कारम हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है, देखिएगा जो भी हो। 60 नंबर क्वेश्चन से ऊपर लिखित श्लोक के अर्थ में आ सत्पुरुष की सेवा से किसकी तुलना है? अच्छा, इसमें अब यहाँ पर 60 छोड़ दीजिए अभी। अब 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में श्लोक दिया है, इसी के आधार पर आगे के 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। निम्नलिखित श्लोक को पढ़ करके प्रश्न संख्या 71 से 75 तक की उत्तर दीजिए। इस श्लोक को पढ़िए। श्लोक क्या लिखा हुआ बेटा? लिम पतियु तमोंगानी
वर्ष तीवांजन नभः आसत्पुरुषे वेव दृष्टि विफलताम गतः। उक्त श्लोक में कौन सा छंद है? इस श्लोक में कौन सा छंद दोस्तों? तो इस श्लोक में अगर छंद की अगर बात की, इस श्लोक में कौन सा छंद है? कौन सा प्रश्न? 58 नंबर। इस श्लोक में छंद की अगर बात की, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मृच्छकटिकम का प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है, यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। मृच्छकटिकम का है ये। दूसरा 59 नंबर, प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन चित्र में अनुप्रास लगा हुआ है, ठीक है। हालांकि लिम्पतियु तमो अंगानी वर्षी तीवांजनम, हाँ अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर हो सकता है। अनुप्रास पर टिक है, पर यू शब्द की वजह से यहाँ पर मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार भी दिखाई पड़ता है। लेकिन उत्प्रेक्षा है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर अनुप्रास ही लगा दीजिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहीं पर 60 नंबर प्रश्न है, ऊपर लिखित श्लोक के अर्थ में असत्पुरुष की सेवा से किसकी तुलना है? तो असत्पुरुष से सेवा की तुलना की है दृष्टि विफलता की। श्लोक की दूसरी पंक्ति है असत्पुरुष सेवेयो दृष्टि विफलताम गतः। इसका अर्थ है कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की सेवा निष्फल जाती है, वैसे ही अंधकार में दृष्टि विफल हो जाती है। जब अंधकार होता है दृष्टि खत्म हो जाती है, तो दृष्टि विफलता ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है इस श्लोक में, साफ साफ लिखा हुआ है क्या? असत्पुरुष सेवेयो दृष्टि विफलताम गता, तो दृष्टि विफलता की बात करी गई है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इस श्लोक में नभ से क्या बरस रहा है? नभ से क्या बरस रहा है दोस्तों इस श्लोक में? वर्षा तीवांजन नभः। वर्षा तीवांजन नभः मतलब कि आकाश मानो अंजन, अंजन माने क्या होता है? काजल। वर्ष तीवांजन नभः यानी कि नभ से क्या हो रहा है? काजल की वर्षा हो रही है। ऐसा लगता है क्या? काजल बरस रहा है, ठीक है। अंजन बरस रहा, अंजन माने काजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर का ए ऑप्शन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इस श्लोक का क्या भाव है? इस श्लोक का भाव है दोस्तों अंधकार की गहनता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस श्लोक में रात के समय व्याप्त अत्यंत घने अंधकार का वर्णन किया गया है, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से श्लोक के बारे में हमने समझा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य दर्पणकार के नाम। प्रश्न, साहित्य दर्पणकार के नाम के साथ उपाधि प्रयोग होती है। साहित्य दर्पणकार जो रचना साहित्य दर्पण को किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ ने लिखा। आचार्य विश्वनाथ को जो है कविराज भी कहा जाता है, कविराज की उपाधि उनको मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उनका पूरा नाम अक्सर कविराज विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ कहा जाता है। 66 नंबर, काव्य शास्त्र का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? काव्य शास्त्र का प्रथम सिद्धांत है रस सिद्धांत, जिसको दिया आचार्य भरत मुनि ने। उसके बाद में आया अलंकार सिद्धांत, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। काव्य का प्रथम और मूल सिद्धांत रस सिद्धांत को ही मानते हैं। रीति सिद्धांत को दिया किसने? आचार्य बामन ने। अलंकार संप्रदाय को आचार्य भामा ने दिया दोस्तों अलंकार संप्रदाय। रीति संप्रदाय को आचार्य बामन ने दिया हुआ है। ध्वनि संप्रदाय को आनंदवर्धन ने दिया हुआ है, ठीक है, आनंदवर्धन, ठीक है। रस संप्रदाय को आचार्य भरत मुनि ने दिया है। अगला क्वेश्चन, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र उनकी रचना है, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें नाटक, नृत्य, संगीत और रस का वर्णन किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 64 नंबर, काव्य शास्त्र का अन्य नाम क्या है? काव्य शास्त्र का दूसरा नाम दोस्तों, काव्य शास्त्र का अन्य नाम है अलंकार शास्त्र, भी काव्य शास्त्र को कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र के नाम से जानते थे, क्योंकि तब अलंकार ही काव्य का मुख्य तत्व माना जाता था। भामा का ग्रंथ काव्य अलंकार इसका प्रमाण रहा है। अगला प्रश्न 68 नंबर है, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा प्रणीत है? नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 69 नंबर, विश्वनाथ का जन्म काल माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ का जन्म काल, आचार्य विश्वनाथ का जन्म काल है 13 से 14वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 1350 ईस्वी के आसपास। काव्य शास्त्र की कुल कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय दोस्तों। काव्य शास्त्र में कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय हैं काव्य शास्त्र में। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, जिसके प्रणेता आचार्य भरत मुनि। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, आचार्य भामा ने इसके प्रणेता किया। रीति संप्रदाय तीसरा है, आचार्य बामन उसके प्रणेता हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक ने दिया है। चौथा संप्रदाय है, पांचवा संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन ने दिया है। और छठा है आपका क्षेमेंद्र ने दिया है, औचित्य संप्रदाय। इस तरीके से 6 संप्रदाय हैं। 1500 वर्षों में 6 संप्रदायों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आनंदवर्धनाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है?
बता फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आनंद वर्धनाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त के द्वारा रचित एक नाटक है ये। ठीक है, मुद्रा राक्षसम। अच्छा, ग्रंथ नहीं है पूछा गया है ना, हाँ बिल्कुल वही तो, मुद्रा राक्षस इनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बाकी आनंदवर्धन, अर्जुन चरितम, विषम बाण लीला, देवी शतकम, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तीनों ग्रंथ आनंदवर्धन के हैं, आनंदवर्धनाचार्य के हैं। जबकि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना दोस्तों, तो ये नहीं है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मुख्य ग्रंथ इनका आनंदवर्धन का क्या है? ध्वन्यालोक। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति परिभाषा दी है किसने? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, इसका अर्थ विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि का सुप्रसिद्ध रस सूत्र है ये। ठीक है, रस की परिभाषा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन से, आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा लिखित टीका कौन सी है? आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा लिखित टीका है लोचन नाम की टीका। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक ग्रंथ पर एक टीका लिखी है किसने? लोचन, लोचन यानी ध्वन्यालोक लोचन नामक अत्यंत महत्वपूर्ण टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने। ठीक है, आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक, उन्हीं पर टीका लिखी। 71 नंबर, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? अभिनव भारती ये नाट्य शास्त्रम की टीका है दोस्तों। किसकी टीका है? नाट्य शास्त्रम की टीका है। लेकिन ध्वन्यालोक यहाँ पर टिक लगा, गलत है। ध्वन्यालोक आचार्य अभिनव गुप्त की अगर बात की है दोस्तों, तो आचार्य अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर जो प्रसिद्ध टीका लिखी है उसका नाम है अभिनव भारती। ठीक है, ध्वन्यालोक पर उनकी टीका का नाम लोचन है। तो प्रश्न, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन कहीं पर दिया है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नहीं दिया है, नाट्यशास्त्र नहीं दिया हुआ है। तो ध्वन्य और देखेंगे दूसरा, ध्वन्यालोक पर टीका लिखी तो उसका नाम लोचन है। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर थोड़ा सा नाट्यशास्त्रम की टीका वैसे, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, थोड़ा सा इसको अभी सस्पेंस में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, आचार्य जगन्नाथ का काव्य लक्षण निम्न में से क्या है? आचार्य जगन्नाथ का काव्य लक्षण जो है वो है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः। ठीक है, यानी कि रस गंगाधर के रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर रचना किसकी है? जगन्नाथ की रचना है। उसी में उन्होंने काव्य की परिभाषा दी और कहा कि रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, यानी जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस शास्त्र पर अभिनव गुप्त का ग्रंथ प्राप्त होता है? तो किस शास्त्र पर? तो आप देखें, साहित्य शास्त्र पर, दर्शन शास्त्र पर, तंत्र शास्त्र पर, तीनों पर इनका प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिनव गुप्त जो थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य शास्त्र का लोचन नाम से टीका लिखा, दर्शन शास्त्र और तंत्र शास्त्र तंत्रालोक तीनों विषयों पर प्रमाणिक ग्रंथ लिखे। कश्मीर शैव दर्शन के महान विद्वान थे ये बात भी ध्यान रखेंगे अभिनव गुप्त। ठीक है, इस तरीके से आपने समझा। इसका आंसर की भी मैंने यहाँ पर लगा दिया हुआ है, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का आंसर सीट भी है। बाकी छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर के लिए विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, एमजी पैरी बरेली के लिए, माँ शाकुंभरी के लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, राम मनोहर लोहिया वीर बहादुर सिंह प्रवचन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप इस सभी को प्राप्त कर लीजिएगा और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं हमारे पास। आपका पीडीएफ जब है आपका पेपर हो जाए, पेपर भी भेज दीजिएगा मेरे पास। 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए मात्र 100 रुपये फीस रखा गया है। सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सभी जो है सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा आपको विथ आंसर सीट के। ठीक है, यानी आंसर सीट भी मिल जाएगा और लिखने वाला भी और ऑब्जेक्टिव वाला भी, को करिकुलर का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, सभी का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। कई सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन मिल जाएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।